दरियाफ्त डिजिटल की एक और पेशकश। दरियाफ्त डिजिटल में अब इंटरव्यूज भी पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में पहला इंटरव्यू जनाब कमर जमील साहब का है, जो कि माहनामा अदबी दुनिया कराची में आरिफ शफीक के ज़ेर इदारत शाया हुआ था। उसमें कमर जमील साहब का इंटरव्यू शाया किया गया। आज उसे दरियाफ्त डिजिटल पर दोबारा पेश किया जा रहा है। हम अदबी दुनिया और आरिफ शफीक के शुक्रगुजार हैं। अब जरा शायरी पर कुछ और गुफ्तगू भी हो जाए। शायरी में मंतकी या रियाजियाती सच्चाई का इंकिशाफ नहीं होता, बल्कि शायराना सच्चाई का इंकिशाफ होता है। खूबसूरती सच्चाई का एक अहम जौहर है। शायरी में एक बात के पर्दे में दूसरी बात कही जाती है। ये पर्दा तमसीलों, तशबीहों, अलामतों और इशारों का होता है। इससे सच्चाइयाँ रूप बदल कर और खूबसूरत हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि तबीयाती सच्चाइयों के लिए रियाजी की ज़बान इजाद की गई, लेकिन बड़े बड़े साइंसदान ये कहते हैं कि अब ये रियाजियाती ज़बान भी सच्चाइयों के इजहार के लिए तंग हो गई है। इसके अलावा हमारा दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। हमारे दौर में स्पेशलाइजेशन की वजह से सच्चाइयाँ टुकड़ों में बंट गई हैं। ऐसी सूरत में कायनात की असल हकीकत का कोई एक इमेज कायम करना नामुमकिन हो गया है। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि ऐसी सूरत में सिर्फ शायरी ही कायनात का कोई एक हकीकी इमेज पेश कर सकती है, जो इंसानियत को इस टुकड़े टुकड़े कायनात को वहदत से जोड़ दे। शायरी का ये यूनिफाइड विजन सिर्फ शायरी ही की ज़बान में पेश किया जा सकता है। शायरी एक खुली फजा में ज़हूर करती है। गैर कतईयत इस खुली फजा का जौहर है। कतईयत की वजह से वो ख्वाब की सी कैफियत ख़त्म हो जाती है जो शायरी की असल रूह होती है। इसकी मिसाल यूं दी गई है कि धुएं के मरगुले सिगरेट से उसी वक्त निकलते हैं जब सिगरेट की राख झाड़ दी जाती है। शायर वो नहीं होता जो सिर्फ हकीकत से आंख मिला सके, बल्कि शायर वो होता है जो लफ्ज़ों से आंख मिला सके। जदीद शायरी में नयापन बजाय खुद एक जमालियाती कद्र है। जदीद शायर जिंदगी के ऐसे गोशों पर नज़र डालना चाहता है जहां पहले किसी फनकार की नज़र ना पहुंची हो। शायरी में पुरअसरारियत शायर के विजदान से आती है। शायर के विजदान ही से अल्फाज का खूबसूरत मिलाप और अल्फाज के नामानूस संगम जन्म लेते हैं, जिनसे कारी पर एक हैरतनाक फजा तारी होती है। मसलन मीर का ये शेर देखिए किस कदर खूबसूरत है। न मेरी कद्र की उस संग दिल ने मीर कबू, हजार कैफ के पत्थर से मैंने मोहब्बत की। शायरी में अल्फाज सड़कों की तरह आगे नहीं बढ़ते, बल्कि बागों की तरह फलने फूलने लगते हैं। शायरी अदबी तजुर्बे में मरकजी मकाम रखती है, क्योंकि उसकी हैत वाज़े तौर पर अदब की मखसूसियत स्पेसिफिसिटी का ऐलान करती है और आम बोलचाल की ज़बान से अदब के मुख्तलिफ होने को वाज़े करती है। जदीद शायरी में ओरिजिनलिटी को बड़ी मरकजी अहमियत हासिल है। अगर किसी शायर के यहाँ ओरिजिनलिटी और ताजगी नहीं है तो वो जदीद शायरी में तवज्जो का मुस्तहिक नहीं हो सकता। सवाल: जब हमारे यहाँ दबिस्तान सरगोदा और दबिस्तान लाहौर मौजूद हैं, तो फिर दबिस्तान कराची क्यों नहीं, जबकि कराची में सबसे ज़्यादा शोरा मौजूद हैं? कमर जमील: दबिस्तान के माने स्कूल के हैं। जिस तरह हम स्कूल का मतलब ये समझते हैं कि वो मदरसा जहाँ तालीम दी जाए, इसी तरह दबिस्तान के माने स्कूल हैं। गालिब कहता है, फना तालीम दर्स बेखुदी हूँ उस ज़माने से कि मजनू लाम अलिफ लिखता था दीवारे दबिस्तान पर। दबिस्तान का मतलब है मकतब, तालीम पाने की जगह। दबिस्तान
अदबिस्तान का मुखफ़फ़ है। हमारे यहाँ मकतबा फ़िक्र या मकतब फ़िक्र इस्तेमाल होता रहा है। इसी तरह अंग्रेज़ी में स्कूल ऑफ स्पेंसर मशहूर है। इसका मतलब शायरों का वो ग्रोह है जो स्पेंसर के रंग में लिखता था। हमारे यहाँ लखनऊ और दिल्ली को 2 दबिस्तानों में तकसीम किया गया है और उनकी खुसूसियात अलग अलग बता दी गई हैं। इसके बावजूद डॉक्टर अबू लैथ सिद्दीकी ने लखनऊ का दबिस्तान शायरी की तमहीद में लिखा है, पिछले 200 साल की लखनऊ की शायरी में से बमुश्किल 50 साल ऐसे हैं जिनकी शायरी को लखनऊ के माशरे के लिए मुज़र कहा जाता है और लखनऊ के माशरे को शायरी के लिए मुज़र बताया जाता है। और ये फरामोश कर दिया गया है कि इस 50 साल में भी खुद लखनऊ में 2 रंग अलहदा अलहदा थे और जो एतराज़ात लखनऊ की शायरी पर किए जाते हैं वो दरअसल गज़ल से मुताल्लिक़ हैं और लखनऊ में इस 200 साल में गज़लों से कहीं ज़्यादा मसनवियाँ, मरसिए और नाते लिखी गई हैं। इसके अलावा अरबाबे लखनऊ ने जिस तरह इस्लाह ज़बान की कोशिश की है उसका जिक्र भी नहीं किया जाता। लाहौर और सरगोदा के सिलसिले में अर्ज़ ये है कि सरगोदा की शायरी को सरगोदा स्कूल या दबिस्तान सरगोदा तो कहा जा सकता है, क्योंकि सरगोदा का अदब डॉक्टर वज़ीर आगा की तनक़ीद, उनकी शायरी, उनके नज़रियाई अदब और इंशाइयत से मुतासिर है। उसे सरगोदा स्कूल कहा जा सकता है, जिस तरह अंग्रेज़ी में स्कूल ऑफ स्पेंसर या ब्लूमबरी है। इस तरह एक स्कूल ग्रुप ऑफ पेरेनिशियंस का भी है। लाहौर को इस तरह का एक स्कूल नहीं कहा जा सकता और ना कराची को रिवायत पसंदों का स्कूल कहा जा सकता है। दरअसल कराची और लाहौर उर्दू अदब के 2 बड़े मरकज़ हैं और डॉक्टर वज़ीर आगा और उनके पैरोकारों और औराक की वजह से सरगोदा उर्दू अदब के एक मरकज़ से ज़्यादा दबिस्तान समझा जा सकता है। कराची और लाहौर तो उर्दू अदब के मरकज़ हैं। चलिए, अगर आप इनको दबिस्तान ही कहने पर मुसर हैं तो कराची के दबिस्तान के बारे में मेरे एहसासात ये हैं कि कराची के दबिस्तान में 2 मुतज़ाद अनासिर हैं। इन पर बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और तिजारती मरकज़ है, सनती मरकज़ भी है और समंदर के अलावा हवाई रास्ते से सारी दुनिया से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा होने के अलावा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है। भारत के हर इलाके से आए हुए लोग भी हैं, फिर पंजाबी, बलोच, सिंधी, पठान सब आबाद हैं। भारत से आए हुए महाजरीन के कल्चर की रंगारंगी, जिनमें अहले ज़बान कसरत से हैं और उर्दू कल्चर की सारी रिवायात अपने साथ लाए हैं। इसके अलावा शहर की बैनुल अक़वामियत ने उसे पाकिस्तानी कल्चर में एक खूबसूरत इजाफे की हैसियत दी है। मुहाजिरों की आबादी पाकिस्तानी आदरिश को सीने से लगाए हुए हैं और अपने तमद्दुन की रिवायत में डूबी हुई है। चुनांचे कराची के अदबी हलकों में भी ख़ास तौर से मकामी और ऑल पाकिस्तान मुशायरों में ये कराची की रिवायत परस्ती नज़र आती है। कराची में एक तरफ ताबिश दहलवी, मैशर बदायूनी जैसे रिवायत से गहरा राब्ता रखने वाले शोरा मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ जदीदियत पसंदी की लहर भी कराची में नुमाया है। अनकरीब इकबाल फरीदी का एक इंटरव्यू दरियाफ डिजिटल में पेश किया जाएगा। आवाज़ ज़फ़र जमील।